तो अभी हमने आपके जो हठ योग का पोर्शन है उसकी यूनिट 1 और 2 कंप्लीट की है। ठीक है, आज हम आते हैं यूनिट 3 पर। स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। ओके। सो थर्ड यूनिट में सबसे पहले है षट कर्म या षट क्रियाएं। षट क्रियाओं को हम एक बार पढ़ चुके हैं, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि ये जो षट क्रियाएं होती हैं इनका सबसे प्रमुख काम होता है शरीर की अंदर और बाहर से क्लीनिंग करना, सफाई करना और साथ ही साथ ईड़ा और पिंगुला के मध्य बैलेंस बना के रखना या सामंजस्य स्थापित करना। उसके साथ साथ जो त्रिदोष होते हैं जिनके असंतुलन से बहुत सारी व्याधियां होती हैं, वात, पित्त और कफ, इन त्रिदोषों को बैलेंस रखना। तो इस तरह से ये 6 क्रियाएं होती हैं जिनमें नैति, वस्ती, धौती, त्राटक, कपालभाति और नौली, इन 6 क्रियाओं का वर्णन है जो षट कर्म के नाम से जानी जाती हैं। अब ये जो 6 क्रियाएं हैं ये किस किस जगह से संबंधित हैं? नैति जो है वो नेजल मतलब ईएनटी वाले पोर्शन से संबंधित है, उस पार्ट को क्लीन करती है। धोती इंटरनल क्लीनिंग है, खासकर एलिमेंट्री कैनाल की। वस्ती एक तरह से यौगिक एनिमा है। नौली एब्डोमिनल रीजन को मसाज देती है। कपालभाति फ्रंटल ब्रेन को क्लीन करती है और लंग्स को क्लीन करती है। और त्राटक आईज के लिए है, आंखों को साफ और शुद्ध करती है। इसके बाद इस वाले अध्याय में नेक्स्ट कंटेंट है प्राणायाम। तो प्राणायाम क्या होता है? प्राणायाम प्राणों को नियंत्रण में करना और उनको विस्तार देना, ये प्राणायाम होता है। और इनको करने से जो चंचल मन होता है वो शांत होता है, स्थिर होता है। इमोशंस होते हैं, वो सारे डिजायर होते हैं, वो मेंटेन होते हैं, मैनेज होते हैं। जितने भी एनर्जी ब्लॉकेज हैं वो पूरे खुल जाते हैं और सारी एनर्जी का फ्लो रेगुलर हो जाता है। यहाँ पर अष्ट कुंभक दिया गया है, या जिसको हम बोलते हैं कि प्राणायाम के लिए यहाँ पर कुंभक का वर्ड यूज किया है। और फिर इसके जो कुंभक है उसमें नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम, ये सारे मुख्य रूप से हैं, आई थिंक। इसके बाद हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं धोती को। तो ये जो धोती है इसमें सबसे पहला धोती को 4 भागों में बांटा गया है। और ये जितनी भी शुद्धि क्रियाएं हैं इनसे मानसिक, शारीरिक और भावात्मक ये सारी शांति होती है, शुद्धि होती है। तो ये जो धोती क्रिया है ये सबसे पहले इसको 4 भागों में बांटा गया है। एक तो है अंतः धोती, फिर है दंत धोती, हृदय धोती और मूल शोधन। अब फिर से ये जो अंतः धोती है इसको 4 भागों में बांटा गया है। वातसार अंतः धोती, वारीसार अंतः धोती, अग्निसार अंतः धोती और बहिष्कृत अंतः धोती। उसी तरह से दंत धोती को भी 4 भागों में बांटा गया है। दंत मूल धोती, जिह्वा मूल धोती, कर्ण रंध्र धोती और कपाल रंध्र धोती। हृदय धोती को 3 भागों में बांटा है दंड धोती, वमन धोती और वस्त्र धोती। और मूल शोधन का कोई भी प्रकार नहीं। तो इस तरह ये धोती के प्रकार हैं। अब सबसे पहले हम आते हैं अंतः धोती में।
तो अंतर्ध्वति में जब हम आते हैं, तो अंतर्ध्वति का जो पहला प्रकार है वो है वातसार धोती। तो वातसार धोती में की जो विधि बताई है महर्षि घेरण्य ने, उन्होंने ये बताई है कि कौवे की चोंच के समान दोनों ओठों को राउंडेड कर ले, गोल कर ले, और उससे धीरे धीरे वायु को पिए, मतलब इनहेल करें। और जब पूरी तरह से पेट भर जाए तो लिप्स को बंद करें, और जैसा कि दूसरे पिक्चर में दिखाया गया है वैसे पेट में उस वायु का परिचालन करें और फिर उस वायु को बाहर निकाल दें। तो ये वातसार धौती का बताया गया है। और इसमें ये बताया गया है कि जो जाने अनजाने में जब भोजन करते हैं तो उस समय कुछ हवा भी निकल जाते हैं, और वो जो हवा पेट में जाती है तो वो कभी ऊपर मुंह से डकार के रूप में निकलती है और कभी-कभी गुदामार्ग से बाहर निकलती है। तो ये एक प्राकृतिक क्रिया है, और ये ऑक्सीजन निकलने से ये पाचन क्रिया को सक्रिय बनाती है। तो ऐसा इसमें बोला गया है। साथ ही ये बोला गया है कि जितनी भी ये क्रियाएं हैं षट क्रियाएं जितनी भी हैं, वो सब बहुत ही गुप्त बताई गई हैं, क्योंकि केवल पुस्तक को पढ़कर ये क्रियाएं नहीं की जा सकती हैं। बार बार ऐसा निर्देश दिया गया है कि किसी योग्य गुरु के निर्देशन में ही इन क्रियाओं को करना चाहिए। पेट से रिलेटेड जितनी भी क्रियाएं हैं उनमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जब वो क्रियाएं करें तो पेट पूरी तरह से खाली हो, और पेट जब खाली रहेगा तभी इन क्रियाओं को करने का नियम दिया गया है। और ये जो क्रियाएं हैं ये आसन प्राणायाम से भी अधिक शरीर पर प्रभावी रहती हैं, और इन्हें कम से कम 2 और अधिक से अधिक 5 बार तक इसका अभ्यास प्रतिदिन किया जा सकता है। लेकिन अगर ये उच्च क्रियाएं कहलाती हैं ये, और इनका अगर गलत अभ्यास होता है तो शरीर पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। साथ ही इसमें ध्यान रखना है कि यदि रीढ़ की हड्डी में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है, हार्ट से रिलेटेड बीमारी है या लंग से रिलेटेड बीमारी है, तो वो इन क्रियाओं को ना करें। ये लगभग सभी षट क्रियाओं में ये इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, तो इनको हम कॉमन ही लेके चलते हैं। साथ ही ये बोला कि ये जो वातसार क्रिया होती है, ये शरीर को निर्मल करती है, मतलब शुद्ध और पवित्र करती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मनुष्यों की अधिकांश बीमारियां पेट से ही शुरू होती हैं, और चूंकि ये पेट को पूरी तरह से शुद्ध करती है, तो इसलिए बहुत सारी बीमारियों पर उसका नियंत्रण हो जाता है और उन बीमारियों से बच जाते हैं। फिर ये पेट की क्रिया जो पेट में जठर अग्नि होती है उसकी तीव्रता को बढ़ाती है। तो जितनी भी दूषित गैसेस होती हैं, पित्त अधिक होता है, एसिडिटी होती है, वो सारी चीजें कंट्रोल होती हैं। अगर एसिडिटी के कारण जलन हो रही है तो वो भी कंट्रोल होती है। इससे डाइजेस्टिव जूस जो है वो सही मात्रा में निकलता है, तो पाचन क्रिया बहुत अच्छी और ठीक होती है। और इसके साथ साथ कब्ज, अनडाइजेशन, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, ये सारी चीजों में भी ये बहुत ही उपयोगी होती है। नेक्स्ट है वारीसार अंतर्धोती। तो ये जो वारीसार अंतर्धोती है इसके लिए पाचन तंत्र को समझना बहुत जरूरी है। और पाचन तंत्र में क्या होता है कि माउथ से ये शुरू होता है और एनस पे एंड होता है, और ये जो पूरी एक लंबी नलिका होती है इसे एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। तो ये जो वारीसार अंतर् होती है ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल को क्लीन करती है। और इसमें जब हम खाना मुंह से खाते हैं तो वो सबसे पहले ईसोफेगस में आता है। ये एक चेस्ट के साथ जाने वाली लंबी ट्यूब होती है, और इसका काम होता है खाने को स्टमक में पहुंचाना। स्टमक में खाने का डाइजेशन होता है और खाना एक पेस्ट फॉर्म में स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। ये आपको छोटे छोटे पार्ट दिख रहे हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में जितने भी खाने में न्यूट्रिएंट्स रहते हैं या जो पोषक तत्व होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन होता है,
और फिर खाना बड़ी आंत में या लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में जो खाने में बचा हुआ पानी होता है, उस पानी का एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन में होता है और पूरा बचा हुआ वेस्ट रेक्टम में आता है और एनस के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो ये पूरा एलिमेंट्री कैनाल का फंक्शन होता है और वारिसार अंतर्धोती में ये मुंह से लेके पूरा एनस तक कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल की जो है सफाई होती है। और इसके लिए यहाँ पर 5 आसन बताए गए हैं। सबसे पहले ताड़ासन, जिसमें पूरी इंटेस्टाइन ऊपर की तरफ खींचती हैं। फिर दूसरा तिर्यक ताड़ासन, जिसमें कि साइड फोल्ड्स खुलते हैं। फिर इसके बाद में आता है कटी चक्रासन, जिसमें कि ये ट्विस्ट होती हैं। तिर्यक भुजंगासन में भी ये ट्विस्ट होती हैं और उदराकर्षण, इसमें भी ये ट्विस्ट होती हैं। तो इस तरह से ये 5 आसनों का सेट होता है, जिन्हें कि हल्का कुनकुना सॉल्टेड वाटर लेकर पीकर और फिर किया जाता है, जिससे ये ऊपर से जब पानी जाता है और ये 5 आसन किए जाते हैं, तो वो पानी प्रेशर के साथ नीचे आता हुआ अपने साथ जो भी वहाँ पे गंदगी होती है, उसको नीचे लाता जाता है और पूरे एलिमेंट्री कैनाल को जो है वो क्लीन कर देता है। इसके बाद है अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया में पेट की मसाज होती है और इसमें खाली पेट ये भी की जाएगी और इसमें किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठते हैं। इसके बाद गहरी लंबी सांस लेते हैं, कंप्लीटली एक्सेल करते हैं और श्वास को रोक के रखते हुए पेट को अंदर बाहर चलाते हैं। तो इस तरह से ये क्रिया की जाती है। इसे 5 से 10 राउंड तक कर सकते हैं और इसमें जब पेट को अंदर बाहर चलाते हैं तो ये पूरे एब्डोमिनल ऑर्गन्स जो होते हैं उनकी मसाज होती है और इंटेस्टाइन जो होती है वो हवा से क्लीन होती है। तो इस तरह से ये अग्निसार क्रिया होती है और इसका एक जो बाय प्रोडक्ट के रूप में या बाय बेनिफिट हमें मिलता है, वो ये मिलता है कि चूंकि इसमें पेट को बाहर बार अंदर बाहर चलाते हैं, तो जितनी भी ये एप्स मसल्स होते हैं वो एंगेज होते हैं और यहाँ का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है और पेट में जो अनावश्यक चर्बी जमी हुई है, फैट डिपॉजिट है, वो डिसॉल्व होके कम होता जाता है। फिर इसके बाद में अ, दंत धोती। दंत धोती के लिए ये फिर से जो धोती है ये 4 तरह की होती है। दंत मूल धोती, कर्णरंध्र धोती, जिह्वा शोधन धोती और कपाल रंध्र धोती। तो ये जो दंत मूल धोती है, तो इसको हम साधारण शब्दों में बोलते हैं जो हम ब्रश करते हैं। मतलब दंत मूल यानी दांतों का मूल जो कि मसूड़े से जुड़ा रहता है, उस हिस्से को क्लीन करना और अ, उसे पहले खासकर काली मिट्टी या पीली मिट्टी से इसे साफ किया जाता था, लेकिन अब आजकल तो बहुत सारे ऐसे पेस्ट या मंजन आने लगे हैं जिससे ये क्लीनिंग हम करते हैं और इनका जो क्लीनिंग का लाभ होता है वो ये होता है कि पूरे दांत जो हैं वो स्वस्थ होते हैं, मसूड़ों में मुंह में कोई रोग नहीं होता है, छाले नहीं होते हैं और दांत के बीच की भी सफाई होती जाती है, जिससे वहां भोजन रुक कर सड़ता नहीं है और किसी भी तरह के कोई कीटाणुओं को नहीं पैदा करता है। फिर उसके बाद में जिह्वा शोधन, मतलब जीभ को जैसे हम टंग क्लीनर से साफ करते हैं वही प्रोसीजर है। पहले चूंकि टंग क्लीनर नहीं होती थी तो उसमें कुछ ऐसे जो हर्ब्स के पेड़ होते हैं उनकी जड़ लेके और उससे क्लीन की जाती थी, जैसे नीम है, बबूल है, इस टाइप से। और इसमें एक और प्रोसेस बताई गई है कि पूरी जिह्वा पर मक्खन लगाकर और उसके बाद तीनों उंगलियों को एक साथ मिलाकर जीभ की जड़ तक ले जाएं और उससे मालिश करें उसकी, जिससे वहां पर सर्कुलेशन बढ़े और वहां के जो अ, मालिश होने से जो कफ वगैरह जमा है गले में वो सारा कुछ निकल जाए। तो इससे जो कफ दोष जिनको होता है उसका निवारण होता है
जीभ पर जितने भी टेस्ट बर्ड्स रहते हैं वो हेल्दी होते हैं, और उसका मूवमेंट, जीभ का मूवमेंट प्रॉपर होता है, जिससे जो भाषा है वो स्पष्ट रूप से बोली जा सकती है। फिर उसके बाद में कर्णरंध्र धोती। कर्णरंध्र धोती मतलब कानों को साफ करना। तो सिंपली इंडेक्स फिंगर को गीला करके और धीरे धीरे गोल घुमाते हुए कानों के छेद के अंदर ले जाएं, और अंदर एक वैक्यूम क्रिएट करेंगे, और फिर उन्हें दोनों उंगलियों को खींचकर बाहर निकाल लें। तो उस तरह से ये कर्णरंध्र मतलब कानों को साफ करने की विधि है। फिर कपाल रंध्र धोती। तो कपाल मतलब सिर के ऊपर का जो सॉफ्ट तालू भाग होता है, जिसे हम क्राउन हेड कहते हैं। तो ये एक तरह का, ये भी एक रंध्र या द्वार माना गया है। आप लोग ने देखा होगा कि बहुत छोटा बच्चा होता है तो उसके सिर के सबसे क्राउन हेड का एक भाग ऐसा होता है जो बहुत सॉफ्ट होता है, वही ये कपाल रंध्र माना जाता है। और जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है तो धीरे धीरे वो हिस्सा हार्ड होने लगता है। तो जो बहुत योगी होते हैं, सिद्ध होते हैं, ये लोग जब प्राण त्याग करते हैं तो ज्यादातर इनकी जीवन शक्ति कपाल रंध्र से ये लोग बाहर करते हैं, क्योंकि जितनी भी सहस्त्रार चक्र है या जितनी भी मस्तिष्क में संवेदनशील नाड़ियां हैं वो सब इसी रंध्र के आसपास हैं। तो इसको कपाल रंध्र करने का प्रोसेस क्या है कि दाहिनी हाथ की अंगूठे और उंगलियों को एक कप शेप में बना लें, और फिर इसमें पानी लें, सिर को थोड़ा सामने की तरफ झुकाएं, और सिर के ऊपरी हिस्से में उस पानी को थोड़ा सा छप छप करें, और इसे 4 से 5 बार करें। और ये अक्सर वैसा होता है जैसे बहुत छोटे बच्चे जब होते हैं तो उसको तेल से ये क्रिया की जाती है। तो ये पानी या तेल दोनों से ये क्रिया को किया जा सकता है। इसके बाद में आते हैं हृदय धोती। हृदय धोती में कुंजल क्रिया, वमन क्रिया है, दंड धोती है और वस्त्र धोती है। तो इसमें जो दंड धोती है तो उसमें पहले तो कोई हल्दी या नीम की कोई तने की गांठ, तना लिया जाता था, लेकिन आजकल चूंकि रबर के कैथेटर्स आते हैं जिनको मुंह से अंदर डालते हैं, और वो उसका एक हिस्सा अमाशय तक पहुंचता है, और दूसरे हिस्से से अमाशय की सारी जो लिक्विड होती है वो बाहर निकल आती है। और ज्यादातर ये प्रोसेस काम में आती है जब कोई कुछ पॉइजनस चीजें खा लेता है या पॉइजनस फूड खा लेता है, तो उसके स्टमक को जब क्लीन करते हैं तो आज भी डॉक्टर्स इसी मेथड से उसको क्लीन करते हैं, और स्टमक के सारी चीजों को वापस मुंह से बाहर कर देते हैं। वस्त्र धोती में यही चीज वस्त्र के साथ करते हैं। एक 4 अंगुल चौड़ा मलमल का कपड़ा होता है जिसे बहुत अच्छी तरह से धुल लिया जाता है, जिससे उसका जो माड़ होता है, स्टार्च होता है, वो पूरी तरह निकल जाए। उसके दोनों साइड को थोड़ा सा अम, इस तरह से सेट कर लिया जाता है कि उसमें कोई भी धागे या रेशे ना निकलें। फिर इस कपड़े को अच्छी तरह से गीला कर लिया जाता है और धीरे धीरे निगलते हुए उसे स्टमक तक लेके जाते हैं, और फिर जब वो स्टमक तक चला जाता है तो उसे वापस मुंह से बाहर खींच के निकाल देते हैं। तो वो अपने साथ स्टमक की सारी जो गंदगी होती है वो लगभग अपने साथ बाहर लेता हुआ आ जाता है। फिर है कुंजल क्रिया या वमन क्रिया। तो ये जो कुंजल या वमन क्रिया है इसमें क्या किया जाता है, ये भी खाली पेट ही की जाएगी। ये सारी क्रियाएं खाली पेट ही की जाती हैं, टोटली एम्प्टी स्टमक। इसमें आराम से बैठ के हल्का गर्म सॉल्ट वाला पानी पीते हैं। मैक्सिमम पानी पीते हैं जितना आप पी सकें, और फिर उसके बाद अपनी 2 उंगलियों को जिह्वा मूल पर रखकर और उसे थोड़ा सा पुश करते हैं, दबाते हैं। अपर बॉडी को जैसा कि पिक्चर में दिख रहा है थोड़ा सा सामने की तरफ झुका लेते हैं। तो जो पानी आपने पिया है वो वमन क्रिया के रूप में वापस बाहर आ जाता है, और अपने साथ वो स्टमक का जो भी पित्त होता है, एसिड होता है, उसे भी अपने साथ बाहर की तरफ वापस ले आता है। तो इस तरह से ये कुंजल या वमन क्रिया की जाती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है मूल शोधन।
मूल शोधन मतलब एनस को क्लीन करना, और उसको क्लीन करने का सबसे अच्छा तरीका यही बताया गया है कि इंडेक्स फिंगर को या तो किसी ऑयल से थोड़ा-सा भिगो लें या अच्छी तरह पानी से भिगो लें और एनस के अंदर डालकर उसकी इंटरनल क्लीनिंग करें। क्योंकि बाहर से तो क्लीनिंग हो जाती है, इंटरनल नहीं होती है। तो अंदर भी क्लीनिंग करें जिससे उसमें जो टॉक्सिस मटेरियल लंबे समय तक डिपॉज़िट रहे वो ना रहे और वो जो रीज़न है वो अच्छी तरह से क्लीन रहे। इसमें ख़ास ध्यान रखने योग ये बात है कि इसमें जब आप अंगुली को एनस के अंदर करते हैं तो नाखून अच्छी तरह से कटे हुए हों, अंदर किसी भी तरह से कहीं कोई स्क्रैच ना लगे। इस चीज़ को ध्यान रखना है। फिर हम आते हैं वस्ती पर। वस्ती जो है वो एक तरह से आज का जो एनीमा है, सेम वही पैटर्न है। इसे यौगिक एनीमा भी कहते हैं और ये जो वस्ती है ये लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस के क्लीनिंग की प्रोसेस है। और इसमें ध्यान ये रखना है कि किसी भी तरह की यदि एनस पोर्शन में कोई प्रॉब्लम है तो ये ना करें या किसी के अच्छे निर्देशन में ही करें। इसमें एक पॉट होता है जो आप इस पिक्चर में ऊपर टंगा हुआ देख रहे हैं स्टैंड पर। उसमें हल्का कुनकुना पानी या फिर किसी तरह की कोई मेडिसिन या हर्ब भर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि डॉक्टर या आपके जो अ, गुरु हैं या आप जिनके निर्देश में कर रहे हैं वो क्या सजेस्ट करते हैं। इससे एक रबर का ट्यूब जाता है जिसका दूसरा एंड एक पॉइंटेड होता है और इस ट्यूब को एनस के थ्रू अंदर किया जाता है और इस बॉक्स में जो टैब लगा होता है उसे चालू कर देते हैं। तो वो जो बॉक्स का पानी होता है वो ट्यूब के थ्रू एनस से अंदर जाता है और लार्ज इंटेस्टाइन में पूरा भर जाता है और फिर इसे वॉशरूम में जाकर फ्रेश होते हैं जिससे ये पानी वापस बाहर आ जाता है और अपने साथ जितनी भी लार्ज इंटेस्टाइन रेक्टम या एनस के पैसेज में जितने भी ऐसे मटेरियल हैं जो हार्मफुल हैं, स्टिकी मटेरियल हैं, उन सबको साथ लेता हुआ वापस आ जाता है। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन से लेके एनस तक के रीजन को पूरी तरह से क्लीन कर देता है। इसके बाद ये भी वैसे 2 तरह की होती है, जल बस्ती और थल बस्ती या स्थल बस्ती भी बोलते हैं उसको कई जगह। तो मोस्टली जो जल बस्ती होती है वो नदी वगैरह के पानी में कमर तक पानी में खड़े होके किया जाता है और जो स्थल बस्ती होती है वो अ, सूखी जगह पर की जाती है और इसमें पश्चिमोत्तानासन का महत्व दिया गया है कि पश्चिमोत्तानासन में बैठ के स्थल बस्ती की जाती है। तो उसकी जो विधि बताई गई है, जो जल बस्ती है उसका तो बिल्कुल सेम अभी जो हमने एनिमा का वर्णन किया वही है, सिर्फ उसको नदी में खड़े होके किया जाता है तो नदी का पानी ऑटोमेटिक एनस से अंदर जाता है। स्थल बस्ती जो है उसमें पश्चिमोत्तानासन में बैठकर और फिर अश्विन मुद्रा लगाने का बोला गया है और अश्विन मुद्रा से जो वायु को जल्दी-जल्दी एनस को कॉन्ट्रैक्ट करना और डिकॉन्ट्रैक्ट करना और उससे जो वायु अंदर जाती है वो अपने साथ सारे दोषों को लेती हुई बाहर आती है और सारे जो रोग होते हैं उस हिस्से के उनका शमन होता है। फिर हम आते हैं नेति पर। नेति जैसा आपको मालूम है, सूत्र नेति, जल नेति 2 तरह की होती है और ये ईएनटी पोर्शन के लिए होती है। जल नेति जो हम करते हैं उसमें एक पॉट में हल्का कुनकुना नमकीन पानी लेते हैं। यहाँ पर सभी के लिए ये ध्यान रखें कि यदि हाई बीपी का पेशेंट है तो उसे नमक सॉल्टेड वाटर नहीं लेंगे, प्लेन वाटर लेंगे। और एक नासिका से पानी को अंदर डालते हैं, दूसरी नासिका से जब वो पानी बाहर निकलता है तो पूरे इंटरनल पैसेज को क्लीन करता हुआ वो पानी बाहर निकलता है। जैसे साइनस रीजन जो होते हैं उन्हें भी ये क्लीन करता है। और जो सूत्र सूत्र नेति है उसमें एक पतली रबर का ट्यूब होता है
जिसको कैथेटर कहते हैं, उसके थ्रू की जाती है। लेकिन प्राचीन काल में ये महीन सूती धागे लेते थे, उनको आपस में एक साथ 7-8 इंच लंबे धागे मिलाते थे, उस पर मोम से कवरिंग करते थे, जिससे कि वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएँ और फिर उससे ये जो सूत्र नेति है, वो किया जाता था। लेकिन अभी प्रेज़ेंट में कैथेटर आते हैं, तो प्रायः सभी लोग उस रबर की नली या कैथेटर से करते हैं। अब ये जो जल नेति होती है, इसमें बहुत बार पॉट में जल की जगह बहुत सारी अन्य चीज़ें भी ली लेते हैं, जैसे किसी तरह के हर्ब का पानी या घी या तेल। तो ये सब डिपेंड करता है कि आपके जो निर्देशक हैं, वो आपको क्या सजेस्ट करते हैं। इसके बाद आता है नौली, इसे लौली की भी कई जगह कहा जाता है और इसे करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि खड़े होके सामने की तरफ झुकें, गहरी लंबी सांस लें और पूरी सांस को बाहर छोड़ दें और श्वास को पूरा बाहर छोड़ते हुए इस पेट को गोल घुमाएं। यहाँ पर अग्निसार में हम अंदर बाहर करते हैं, यहाँ पर गोल घुमाते हैं। तो इस तरह से ये नौली होती है। नौली के 4 प्रकार होते हैं। एक तो मध्यम नौली, फिर होती है वाम नौली, दक्षिण नौली और भ्रमण या केवल। तो सबसे पहला प्रकार मध्यम नौली का हम देखेंगे। तो मध्यम नौली में क्या करते हैं कि पेट की जो मांसपेशियां होती हैं, उनको संकुचित करते हैं, गहरी लंबी सांस लेते हैं और मुंह से पूरी सांस को बाहर कर देते हैं। खड़े होके ये किया जाता है, उत्कट आसन की पोजीशन ली जाती है, दोनों पैरों के बीच में थोड़ा-सा डिफरेंस लिया जाता है और दोनों हाथों को थाइस के ऊपर दृढ़ता के साथ रख दिया जाता है और फिर इसके बाद पेट को अंदर खींचते हुए और उसे गोल घुमाया जाता है, मतलब बीच में लाते हैं और फिर एक गोल घुमाते हैं। इस तरह से इस क्रिया को किया जाता है और इस क्रिया को भी खाली पेट ही किया जाता है। वाम नौली में जैसा कि ऊपर वर्णन है बिल्कुल वैसा ही किया जाता है, लेकिन पूरा गोल ना घुमा के पेट को सिर्फ बाईं साइड घुमाया जाता है। मध्य में बीच में घुमाया जा रहा है, वाम में बाईं साइड और दक्षिण नौली में पूरा दक्षिण की तरफ राइट साइड से सर्किल बनाया जाता है, मतलब वाम नौली और दक्षिण नौली में जो है वो हाफ सर्किल बनते हैं। और इसके बाद आता है भ्रमर नौली। तो इसमें पहले एक बार तीनों नौलियों को साथ किया जाता है, मध्यम को लिया, फिर वाम ली, फिर मध्यम को लिया, फिर दक्षिण नौली ली। तो इस तरह से तीनों नौली को एक साथ करते इसे हम भ्रमर नौली कहते हैं। अब ये नौली से एक तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि ब्रीदिंग पे कंट्रोल हो, मतलब प्राणायाम या बाह्य कुंभक की जब आपको सिद्धि हो जाती है तभी ये करना सक्षम होता है। फिर पेट के जितने भी ऑर्गन होते हैं उनकी ये मालिश करता है और शरीर, मन और ऊर्जा तीनों पर इसका असर पड़ता है। साथ ही जैसे मांसपेशियां हैं, ब्लड कैपिलरीज हैं, फिर नर्व्स हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, इन सब को ये स्ट्रांग बनाती है और जो अ, इसमें पूरे शरीर में अंगों की दुर्बलता को दूर करके शक्तिशाली बनाती है, ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर बनाती है और ऐसा बोला गया है कि इसका प्रवाह मस्तिष्क तक जाता है और मस्तिष्क की भी ये कार्य क्षमता को बढ़ा देती है। तो इस तरह से ये नौली है। इसके बाद आता है त्राटक। तो त्राटक जैसे कि सभी को मालूम है 2 तरह का होता है। सॉरी 3 तरह का होता है, बाह्य त्राटक, अंतःत्राटक और अधोत्राटक। तो जब आंखों को पूरी तरह से खोल के सामने किसी ऑब्जेक्ट पर फोकस करते हैं, तो वो बाह्य त्राटक हो जाता है और ये बिना पलक झपके तब तक किया जाता है कि जब तक कि आंखें दर्द करने लगें या आंखों से अश्रुपात होने लगे। फिर दूसरा होता है अंतःत्राटक कि जब आंखों को बंद करके किसी एक ऑब्जेक्ट को अपने चिदाकाश या आज्ञा चक्र पर देखा जाता है
और लगातार उसे भी बिना पलक झपके देखते हैं तो उसे कहते हैं अंतःत्राटक। और अधोत्राटक में आंखों को अध खुली अवस्था में रखते हुए त्राटक करते हैं। तो इसमें जो तीनों त्राटक है, जो पहला वाला होता है जिससे हम पूरी खुली आंखों से करते हैं बाह्य त्राटक, तो ये जो खुली आंख होती है इसको पूर्णिमा दृष्टि बोलते हैं। और फिर जब आंखें बंद करके अंतःत्राटक करते हैं तो इसे अमा दृष्टि बोलते हैं। अमा मतलब अमावस्या। और जब आंखों को अध खुली करके त्राटक करते हैं तो उसे प्रतिपदा दृष्टि बोलते हैं। तो इस तरह तीनों दृष्टियों का नाम अलग अलग दिया गया है। और ये जो त्राटक है ये मुख्यतः आंखों के आसपास के एरिया को कवर करता है, वहां के ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, आंखों में जो दोष होते हैं उन्हें दूर करता है। ऐसा बोला गया है कि ये दिव्य शक्ति भी प्रदान करता है, इंट्यूशंस को ये बढ़ावा देता है। तो इस तरह से ये त्राटक है। त्राटक जरूरी नहीं है कि फ्लेम पे ही किया जाए, ये कई बार और भी कोई ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, जैसे कोई पॉइंट है, कोई प्लेनेट है, कोई पिक्चर है, कोई स्टैच्यू है, या कोई नेचुरल चीज है कि जैसे कोई फ्लावर है। तो ऐसे किसी भी चीज को ये लक्ष्य में रखकर और ये त्राटक को किया जा सकता है। सबसे अंतिम आता है कपालभाति। कपालभाति में धीमी गहरी लंबी सांस एक बार लेते हैं और फिर फोर्सली एक्सेल करते जाते हैं। सांस को तेजी से बाहर छोड़ते हैं और नाभि को अंदर करते जाते हैं। तो इस तरह से ये कपालभाति की क्रिया होती है। और कपालभाति जैसा कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि ये फ्रंटल लोब के लिए होती है और ये फ्रंटल लोब को पूरी तरह से शुद्ध करती है और उसे ब्राइट चमकाती है। कपालभाति में डीप इनहेल और रैपिडली एक्सेल करना है फोर्सली। तो हमेशा इसका इनहेल एफर्टलेस रहेगा और एक्सेल एफर्टफुल रहेगा। फिर ये भी 3 प्रकार की होती है। पहली होती है वातक्रम। वातक्रम जो क्रिया होती है इसमें बाई नासिका से श्वास लेते हैं और दाहिनी नासिका से श्वास छोड़ते हैं। फिर दाहिनी नासिका से अंदर लेते हैं और बाईं से छोड़ देते हैं। तो ये जो क्रिया है ये लगभग अनुलोम विलोम प्राणायाम की तरह ही है। सिर्फ फर्क ये होता है कि अनुलोम विलोम प्राणायाम में बहुत सावधानी से धीरे धीरे श्वास लेते और श्वास छोड़ते हैं, लेकिन इसमें जो श्वास लेते हैं वो साधारण लेते हैं, लेकिन श्वास छोड़ते जो हैं वो फोर्सफुली छोड़ते हैं, नाभि को अंदर की तरफ ले जाते हुए। फिर दूसरी होती है व्युत्क्रम कपालभाति। व्युत्क्रम कपालभाति में अपने हाथों की उंगलियों को कप शेप करते हुए उसमें पानी भरते हैं और नासिका के पास लाते हैं और दोनों नासिका छिद्रों से उस पानी को अंदर खींचते हैं। मुंह हल्का सा खुला रखते हैं जिससे वो जो पानी आप अंदर खींच रहे हैं वो ऑटोमेटिक मुंह से बाहर आने लगता है। और तीसरी होती है शीतक्रम। शीतक्रम कपालभाति जो है ये बिल्कुल व्युत्क्रम कपालभाति के अपोजिट है। इसमें मुंह से पानी अंदर खींचा जाता है और नाक से उस पानी को बाहर निकाला जाता है। तो महर्षि गिरणी ये कहते हैं कि ये क्रियाएं जो भी व्यक्ति करता है उसका शरीर व्याधि रहित हो जाता है और वो आयु के प्रभाव से मुक्त हो जाता है, साथ ही जरा रोगों से पूरी तरह से मुक्त हो जाता है। वो उत्तम स्वास्थ्य का अधिकारी होता है, पूर्ण रूप से वो विकार रहित होता है और सारे दोष, त्रिदोष, पंचदोष, जितने भी दोष होते हैं वो सारे तरह से पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। साथ ही उनकी एनर्जी बैलेंस होती है, चक्र बैलेंस होते हैं, हार्मोनल बैलेंस होता है और इस तरह से उन्हें शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक सारे तरह के जो स्वास्थ्य होते हैं उनका वो अधिकारी होता है। तो इस तरह से ये सारी षठ क्रियाओं का वर्णन तीसरे अध्याय में किया गया है जिसे आज हमने देखा।